मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल बोल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 10th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कैसे हमारे अंदर की दया और विश्वास की भावना एक अपराधी को भी पूरी तरह से बदल सकती है। इस कहानी में 15 साल का एक लड़का है जो कि चोर है। उसका नाम है हरी सिंह। उसमें काफी बड़ा चेंज आता है। उसके अंदर यह बदलाव एक लड़के से मिलने के बाद आया था जिसका नाम था अनिल। अनिल 25 साल का एक लेखक यानी राइटर है। अनिल का हाव भाव, उसके काम करने का तरीका, रहने का तरीका और बातचीत करने का तरीका उस बच्चे पर एक बहुत ही गहरा और पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, जिससे हरी सिंह का पूरा जीवन बदल जाता है। अनिल के इस सरल स्वभाव के कारण ही हरी सिंह उसे लूट नहीं पाता है, जैसा कि उसने पहले से उसे लूटने की प्लानिंग कर रखी थी। हरी सिंह को बाद में एहसास हो जाता है कि पढ़ाई लिखाई हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। अनिल की संगत में रहकर वह चोरी करना बिल्कुल छोड़ देता है और एक अच्छा आदमी बन जाता है। जिस समय मैं अनिल से मिला तब भी मैं एक चोर था। हालांकि मैं उस समय केवल 15 साल का था, लेकिन मैं चोरी करने में बिल्कुल एक्सपर्ट था। जब मैं अनिल के पास पहुंचा तब वह एक रेसलिंग मैच यानी कि कुश्ती का मैच देख रहा था। वह लगभग 25 साल का था। वह लंबा और पतला दुबला, देखने में काफी स्वस्थ लगता था, लेकिन वह दयालु और बिल्कुल सीधे साधे स्वभाव का था और मेरे उद्देश्य के लिए काफी सरल व्यक्ति लग रहा था। यानी कि मुझे उसे देखकर लग रहा था कि मैं इसे आराम से लूट सकता हूँ। मेरा भाग्य अब बदलने ही वाला था और मैंने सोचा कि मैं इस आदमी को आराम से अपने भरोसे में लेकर बेवकूफ बनाकर लूट सकता हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम तो खुद एक पहलवान जैसे दिखाई देते हो। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं जानता था कि थोड़ी सी चापलूसी भी दोस्त बनाने में मदद कर सकती है। यानी कि अगर आप किसी को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो आप उसकी थोड़ी सी चापलूसी कर दें, फिर वह आसानी से आपका दोस्त बन जाएगा। उसने मुझे जवाब दिया कि तुम भी पहलवान जैसे लगते हो, और उसके जवाब को सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उस समय मैं बहुत ही ज्यादा पतला था। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे इतने पतले होने के बावजूद भी यह मुझे पहलवान क्यों बता रहा है। फिर मैंने उससे विनम्रता से यानी पोलाइटली कहा, मैं थोड़ा बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। उसने मुझे मेरा नाम पूछा और मैंने उसे अपना झूठा नाम बताया। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम हरी सिंह है। बार बार नाम बदलना मेरी आदत बन चुकी थी। मैं हर महीने एक नया नाम रखता था, क्योंकि नया नाम रखने के कई सारे फायदे होते हैं। इससे एक तो मैं पुलिस की पकड़ में आने से बच जाता था, और इसके अलावा जहां मैं पहले नौकरी करता था वे लोग भी मुझे आसानी से पकड़ नहीं पाते थे। हम दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, और इसके बाद अनिल ने मुझसे उन पहलवानों के बारे में बात की जो अपने शरीर पर बहुत अच्छे से तेल लगाकर रखते हैं और एक दूसरे को देखकर दहाड़ते हैं और उठा उठा कर पटकते हैं। मेरे पास बात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। अनिल वहां से चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। उसने मुझसे कहा हेलो, और मैंने उसे अपनी सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली स्माइल दी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल बोला, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। उसकी इस बात पर मैंने 1 मिनट के लिए सोचा। मुझे लगा कि शायद मैंने इस बार सही आदमी को तलाशने में गलती कर दी है, यानी कि शायद मैंने इस बार कहीं गलत शिकार तो नहीं पकड़ लिया। लेकिन फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? मेरे इतना पूछने पर उसने लौटकर मुझसे सवाल पूछा, तुम पहले ये बताओ कि क्या तुम खाना बना सकते हो? तो मैंने दोबारा उसे झूठ बोल दिया कि हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ। ये सुनकर अनिल बोला, तो ठीक है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। अनिल मुझे अपने कमरे पर ले गया। उसका कमरा एक मिठाई की दुकान के ऊपर था, और उस मिठाई की दुकान का नाम था जुम्ना स्वीट शॉप। उसने मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ, लेकिन जो खाना मैंने उस रात बनाया था शायद वह खाना बहुत ही खराब होगा, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते के आगे डाल दिया था और उसने मुझसे कहा कि तुम चले जाओ। लेकिन मैं वहीं घूमता रहा और अपने सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले तरीके से मुस्कुराता रहा, और अनिल ये सब देखकर अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया।
बाद में उसने मेरे सर पर थपथपाते हुए कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और उसने ये कहा कि जल्दी ही वह मुझे पूरे सेंटेंसेस बनाना और नंबर्स को जोड़ना भी सिखा देगा। मैं इस बात के लिए उसका आभारी था। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर मैं एक बार एक एजुकेटेड पर्सन की तरह पढ़ना लिखना सीख गया तो मैं अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ और मेरी तरक्की की कोई लिमिट नहीं होगी। अब मुझे अनिल के लिए काम करने में बहुत खुशी हो रही थी। मैं सुबह चाय बनाता था और अपना समय दिन का सामान खरीदने में लगाता था और पूरे दिन में 1 रुपए का प्रॉफिट कर लेता था, यानी कि मैं पूरे दिन में बचत करके लगभग 1 रुपए तक की कमाई कर लेता था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे इस तरह से पैसे बचत करके कमाने के बारे में अनिल जानता था, लेकिन शायद उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह इस बात का कोई बुरा नहीं मानता था। अनिल कमाई तो करता था, लेकिन उसका कमाने का कोई रेगुलर जरिया नहीं था, यानी कि उसकी रेगुलर इनकम नहीं होती थी। वह कभी कभी कमाई कर पाता था और कभी कभी नहीं कर पाता था। एक सप्ताह यानी वीक तो वह पैसे उधार लेता था और अगले वीक उधार लिए गए पैसे चुकाता था। और कभी कभी उसे अपने आगे आने वाले चेक के बारे में काफी चिंता रहती थी, लेकिन जैसे ही उसका ये चेक उससे मिल जाता था तो वह बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। ऐसा लगता है कि वह मैगजीन्स के लिए लिखता था, जो कि कमाई करने का एक बहुत ही अजीब साधन था। एक दिन जब अनिल शाम को घर आया तो उसके हाथ में नोटों का एक बंडल लगा था। उसने कहा कि उसने आज एक किताब एक पब्लिशर को बेची है। रात को मैंने देखा कि उसने वह पैसे गद्दे के नीचे दबा कर रखे थे। मुझे अनिल के लिए काम करते करते लगभग 1 महीना हो चुका था और मैंने शॉपिंग के दौरान पैसे बचाने के अलावा अपने असली काम के बारे में, यानी कि चोरी करने के बारे में अभी तक नहीं सोचा था। लेकिन अब मेरे पास ये काम करने का, यानी चोरी करने का पूरा मौका था। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे रखी थी और मैं जब चाहे तब अंदर आ सकता था और अपनी मर्जी के हिसाब से बाहर जा सकता था। मुझे अपने जीवन में इतना विश्वास करने वाला आदमी पहली बार मिला था और इसी वजह से मेरे लिए उसे लूटना इतना मुश्किल हो रहा था। अगर कोई आदमी काफी लालची हो तो उसे आसानी से लूटा जा सकता है, क्योंकि वह इस लूटे जाने की घटना को बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी लापरवाह है तो उसे लूटना मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी तो उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि उसे लूटा जा चुका है। और अगर ऐसा होता है तो इससे चोरी करने का सारा मजा खराब हो जाता है। खैर, जो भी हो, अब समय आ चुका था कि मैं अपना असली काम करूं। मैंने अपने आप से कहा कि मेरी चोरी करने की प्रैक्टिस अब थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से चोरी नहीं की है। और अगर मैंने इस पैसे को नहीं लिया तो अनिल इन सारे पैसों को अपने दोस्तों के ऊपर बर्बाद कर देगा। आखिरकार वो मुझे मेरे काम की सैलरी भी तो नहीं देता है। अनिल सोया हुआ था। चांद की रोशनी बालकनी से होकर बेड पर आ रही थी। मैं सिचुएशन को देखते हुए फर्श पर बैठ गया। मैंने सोचा, अगर मैं ये पैसे ले लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ सकता हूँ जो लखनऊ के लिए जाती है। कंबल से निकलकर रेंगता हुआ मैं बेड तक पहुँचा। मैंने देखा कि अनिल आराम से सो रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं थी। मेरे चेहरे पर ज्यादा निशान थे, हालांकि वे निशान ज्यादातर चोट लगने के थे। मैंने अपना हाथ गद्दे के नीचे खिसकाया और उन नोटों को सर्च किया। जब मुझे नोट मिल गए तो मैंने बिना आवाज किए उन्हें बाहर खींच लिया। अनिल ने नींद में उबासी ली और उसने मेरी तरफ करवट बदली। ये देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से रेंगकर कमरे के बाहर चला गया। अब मैं दौड़कर कमरे से बाहर आ चुका था और जल्दी ही मैं रोड पर था। मैं दौड़ने लगा। अब वे नोट मेरे पास मेरी कमर में मेरे पजामे की डोरी से बंधे हुए थे। मैं थोड़ा धीमा होकर चलने लगा और नोट गिनने लगा। वे 50-50 के नोट में कुल 600 रुपए थे। अब मैं अपने 1 या 2 सप्ताह किसी अरब कंट्री के तेल के अमीर व्यापारी की तरह आराम से गुजार सकता था। जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट खरीदने के लिए टिकट ऑफिस पर नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी। मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ गया। मैंने देखा कि लखनऊ एक्सप्रेस निकल ही रही थी। अभी ट्रेन अपनी स्पीड में नहीं आई थी और मुझे इस गाड़ी के डिब्बे में आराम से चढ़ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ संकोच हो रहा था।
और ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा था, इस बात को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और मैंने वहां से भागने का मौका खो दिया, यानी कि मैंने ट्रेन को निकल जाने दिया। मैं उस ट्रेन में नहीं चढ़ा। अब ट्रेन जा चुकी थी और मैंने पाया कि मैं उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा हुआ था। अब मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ बिताऊंगा। मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था, क्योंकि मेरा ये मानना था कि फ्रेंड्स काम आने की जगह अक्सर मुसीबत को बढ़ा देते हैं। और मैं यह नहीं चाहता था कि मैं रेलवे स्टेशन के पास किसी छोटे होटल में रहकर लोगों को बातें बनाने का मौका दूं और लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाएं और यह जानने के लिए इच्छुक हो कि मेरे पास इतना पैसा कहां से आया कि मैं होटल के कमरे में ठहरा हुआ हूं। वास्तव में मैं जिस आदमी को जानता था वह वही आदमी था जिसे मैंने अभी लूटा था। मैं स्टेशन को छोड़ता हुआ बाजार की तरफ धीमे धीमे चलने लगा। अपने चोरी के धंधे में मैंने एक स्टडी काफी अच्छे से कर रखी थी, और वह स्टडी ये थी कि मैं सामान खोने वाले आदमियों के चेहरों को काफी अच्छे से पढ़ सकता था। मैंने देखा था कि अपना सामान खोने के बाद लालची आदमी के चेहरे पर डर की भावना होती थी, अमीर आदमी का चेहरा गुस्से से भर जाता था और गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चोरी होने की घटना को स्वीकार यानी एक्सेप्ट कर लेता था। और मैं इस बात को जानता था कि जब अनिल को चोरी का पता पड़ेगा तो उसके चेहरे पर केवल हल्का सा दुख झलकेगा, और वह दुख इसलिए नहीं होगा कि उसने पैसे खो दिए, बल्कि उसे वह दुख इसलिए होगा कि उसका भरोसा टूट गया। थोड़ी देर बाद मैंने पाया कि मैं एक मैदान में था और मैं वहां पर एक बेंच पर जाकर बैठ गया। ठंडी रात थी और नवंबर के महीने की शुरुआत के दिन थे। हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ने लगी, जिससे मेरी बेचैनी और बढ़ गई। जल्दी ही बहुत तेज बारिश पड़ने लगी। बारिश के पानी की वजह से मेरी शर्ट और पायजामे मेरी खाल से चिपक गए और ठंडी हवा की लहर ने मेरे चेहरे पर बारिश की तेज बौछार कर दी। मैं वापस बाजार की ओर चल दिया। वहाँ एक क्लॉक टावर बना हुआ था। मैं वहीं बैठ गया। मैंने देखा कि घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। मैंने नोटों को महसूस किया। सारे नोट बारिश की वजह से गीले हो गए थे। अनिल का पैसा, शायद उसने मुझे सिनेमा जाने के लिए सुबह 2 या 3 रुपए दिए होते, लेकिन अब ये सारे के सारे पैसे मेरे पास हैं। अब मैं और ज्यादा उसके लिए खाना नहीं पका सकता था और न ही मैं अब बाजार जा सकता था। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि अब मैं पूरे वाक्य यानी होल सेंटेंसेस लिखना नहीं सीख सकता था। चोरी करने की एक्साइटमेंट की वजह से मैं इन सब चीजों के बारे में भूल गया था। मैं जानता था कि अगर मैं पूरे वाक्य लिखना सीख लूं और पढ़ना लिखना सीख लूं तो पढ़े लिखे होने की वजह से एक दिन मेरे पास इन कुछ रुपए के मुकाबले कहीं ज्यादा रुपए आ जाएंगे। चोरी करना बहुत ही साधारण बात थी और पकड़े जाना भी एक साधारण बात थी, लेकिन एक बड़ा आदमी बनने में, एक चालाक और सम्मान पाने लायक आदमी बनने में कुछ और ही बात थी। मेरे मन में एक विचार आया और मैंने अपने आप से कहा कि अगर मुझे पढ़ना और लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। मैं जल्दी से वापस कमरे की तरफ चल दिया। मैं अपने मन में बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि चोरी करना ज्यादा आसान काम होता है, जबकि किसी चोरी की हुई चीज को वापस बिना पकड़ में आए रख देना थोड़ा सा कठिन काम होता है। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला और बादलों भरी चांदनी रोशनी में दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। मैंने देखा कि अनिल अभी भी सो रहा था। मैं चुपचाप रेंगते हुए बेड के सिर की तरफ गया। मेरा हाथ नोट पकड़े हुए ऊपर की ओर आया। जब मैं नोट वापस रखने की कोशिश कर रहा था तो उसका चेहरा मेरे इतने पास आ गया था कि मुझे उसकी सांसें अपने हाथ पर महसूस हो रही थी। मैं 1 मिनट के लिए खामोश रहा और अपने हाथ से गद्दे के किनारे को टटोलता रहा और मुझे गद्दे का किनारा मिल गया और मैंने इसके नीचे नोट खिसका दिए। अगली सुबह में देर से जागा और मैंने देखा कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने देखा कि उसके हाथ में 50 रुपए का नोट लगा हुआ था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोचा कि मेरी रात की चोरी पकड़ी गई है। अनिल बोला कि मैंने कल कुछ कमाई की थी, अब से मैं तुम्हारी सैलरी लगातार हर महीने दूंगा। ये देखकर मेरी आत्मा जाग उठी। लेकिन जब मैंने नोट अपने हाथ में लिया तो मैंने देखा कि यह अभी भी पिछली रात की बारिश की वजह से गीला था। अनिल बोला, आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। मैं अच्छी तरह समझ गया था कि उसे मेरी चोरी के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन ना तो उसके होठों को देखकर और ना ही उसकी आंखों को देखकर इस बात का आइडिया लगाया जा सकता था कि उसे सब कुछ पता है। मैंने अपनी सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली मुस्कान से उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार मेरी यह मुस्कुराहट बिना किसी झूठे दिखावे के और एक बिल्कुल सच्ची मुस्कुराहट थी।
तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। Thank you very much for watching the video. See you in the next video. Till then, goodbye and take care of yourself.